Hey, welcome back to the series of the fundamental unit of life, part 2. And here we'll be covering cell organelles और cell division. जो हमने पिछली क्लास में छोड़ दिए थे वो हम इस क्लास में कवर करेंगे. सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक जो मेम्ब्रेन बाउंड है और एक जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. तो जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है वो सिर्फ दो हैं, एक राइबोसोम्स और एक सेंट्रोसोम्स. तो इनको याद कर लो. और बाकी जो छूटे हुए हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सोसोम्स, तो ये सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है. अब इनको कैसे याद रखना है, ईजी. ठीक है, ईजी आपके कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ईजी एमपी इज वीआईपी. तो ईजी एमपी वीआईपी. और दो जोम्स है, लाइसोसोम्स और पेरोक्सोसोम्स. ठीक है, और बाकी दो जो जोम्स हैं, सेंट्रोसोम्स और राइबोसोम्स, दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. सबसे पहले अपन बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की. मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होते हैं वो किसके फॉर्म्स में होंगे, या तो ट्यूब के फॉर्म में होगा, ठीक है, या तो शीट्स होंगे, ठीक है, लंबे लंबे टिब्यूल्स होते हैं, शीट्स होते हैं, या तो ऑब्लोंग बैग्स होंगे ऐसे. उसको हम क्या बोलेंगे, वसाइकल्स बोलेंगे. बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने 3R तो सुना होगा, RRR, वो मूवी आई थी ना, तो उसमें एक और R जोड़ दो, 4R. कैसे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का R, राइबोसोम्स, रफ सरफेस एंड प्रोटीन का R. तो दिस इज रफ, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन. तो ये रफ होते हैं, राइबोसोम्स क्यों रफ होते हैं, बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस. और ये राइबोसोम्स क्यों यूजफुल होते हैं, फॉर द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग. और ये जो प्रोटीन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेरियस पार्ट ऑफ सेल्स को पहुंचाए जाते हैं. पर मैन्युफैक्चर कौन करता है, फैक्ट्री कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट और लिपिड को मैन्युफैक्चर करता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स. तो अगर अपन बात करें प्रोटीन और फैट की, प्रोटीन और लिपिड, फैट की, प्रोटीन और फैट हमने कहाँ सुना था, सेल मेम्ब्रेन में. सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में हमने सुना था प्रोटीन फैट की ज़रूरत होती है. तो वो कहाँ से आता है आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट. तो इसे हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं. और बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन और फैट से ही मिलकर बनते हैं, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नेटवर्क सिस्टम है और एक चैनल है टू ट्रांसपोर्ट गुड्स. तो स्पेशली प्रोटीन साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट कर, इनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चलता रहता है. इस वजह से हमने इनको साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बोला. क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्रूशियल बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी यहाँ चलती है, रिएक्शंस. नाउ हम पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस. गोल्गी अपैरेटस किसने टर्म दिया था, इन साइंटिस्ट ने दिया था, जिनके बारे में हमने कल बहुत डिटेल में पढ़ा था, दैट इज कैमिलो गोल्गी. और ये देखो ऐसे कैसे अरेंज्ड हैं, सेक्स और इन सब के फॉर्म में अरेंज होते हैं. ठीक है, देखो वेसाइकल्स के फॉर्म में, ये वेसाइकल्स दिख रहे हैं, ये वेसाइकल्स हैं, ओके. और फ्लैटेंड सेक्स दिख रहे हैं, दिस इज फ्लैट सेक. इनको हम सिस्टर्न्स बोलते हैं, फ्लैट सेक्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न. पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं, पैरेलली अरेंज्ड है. इसको हम सिस फेज बोलेंगे, इसको हम ट्रांस फेज बोलेंगे. ये है ना, मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं. इनकी जो मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम. और जो भी फैक्ट्री, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री है, तो जो भी फैक्ट्री गुड को मैन्युफैक्चर करती है, वो पैकेजिंग, डिस्पैच, जो भी टारगेट है जिसको चाहिए सेल के अंदर या बाहर, वो कौन करता है, गोल्गी अपैरेटस करता है. तो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स कौन करता है, गोल्गी अपैरेटस. इसलिए कॉम्प्लेक्स शुगर्स को सिंपल शुगर्स में कौन करता है, गोल्गी अपैरेटस. एंड ये
लाइजोसोम्स को भी फॉर्म करता है। लाइजोसोम्स जो है बेसिकली ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एक सैक है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरा है, एक पोटली है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये एंजाइम्स कौन बना रहा है, हमने पहले बात करी थी ना, प्रोटीन और फैट से मिलके बनता है, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। तो जितना भी ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री से जो भी गुड्स आ रहा है, कहाँ आ रहा है, गोल्गी अपैरेटस में आ रहा है, ठीक है। तो गोल्गी अपैरेटस ने बोला कि यार तू इतने सारे गुड्स जो हैं वो दे ही रहा है, तेरी फैक्ट्री है भाई, ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करने की, एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह, तो यार मेरे को एक ऐसा दे दे मेरी सेल के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि मेरा तो काम है। अगर कोई ऐसा मटेरियल निकल गया सड़ा हुआ या वेस्ट कुछ निकल गया, तो कुछ तो मुझे डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए ना उसको डाइजेस्ट करने के लिए, सेल्स वगैरह को। तो लाइजोसोम्स जो है वो काम करता है। इट इज़ मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन है, पावरफुल होता है, और जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ये ब्रेक कर देता है, इसलिए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल में यूज़फुल होता है। और ये ना डाइजेस्ट, जो भी फॉरेन मटेरियल सेल ने डाइजेस्ट कर लिया, लाइक बैक्टीरिया, फूड, या कोई भी ओल्ड ऑर्गेनल्स है, वर्न आउट ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, या सेल डैमेज है, या सेल मर रही है, या कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ये खुद डाइजेस्ट कर लेता है। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है या ब्रेक कर देता है। कभी भी सेल मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस है, मतलब सेल या तो मर रही है या तो सेल डैमेज है, तो ये क्या करती है, लाइसोसोम्स फूट जाते हैं। ये जैसे ही फूटते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आ जाते हैं, और जितने भी जो सेल का जो वेस्ट है या सेल की जितने भी चीज़ें हैं उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए ये जो फटना है ना, इसलिए इनको सुसाइड बैग बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बलिदान दिया है। बलिदान, एल फॉर लाइसोसोम्स एंड बलिदान, ओके। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी जनरेशन करता है। एटीपी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस है बेसिक, जो आपको चाहिए ही चाहिए, भाग रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, कुछ भी एक्सेसिव अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, कोई भी ऐसी मेटाबॉलिक चीज़ होती है ना, तो वो एटीपी के बिना हो ही नहीं सकती। एटीपी का फुल फॉर्म इन्होंने पता है क्या दिया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट इसलिए क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है। ये एनर्जी करेंसी होता है ऑफ द सेल। स्टोर्ड एनर्जी, ये ना एनर्जी को भी स्टोर करता है ताकि केमिकल कंपाउंड्स नए नए बना सके, मैकेनिकल वर्क कर सके, ठीक है। पर इसकी ना 2 चीज़ें होती है, एक तो बाहर की आउटर मेम्ब्रेन है और एक अंदर की मेम्ब्रेन है। एक तो बाहर की मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है, और एक अंदर की मेम्ब्रेन है। बाहर की मेम्ब्रेन है ना, छोटी छोटी पोर्स होते हैं इसमें, ताकि एटीपी अंदर बाहर जा सके, कोई भी मटेरियल है अंदर बाहर जा सके। और अंदर का जो है ना, बहुत देखो फोल्ड कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फोल्डेड है, ताकि सरफेस एरिया जो है बढ़ जाए, ताकि एटीपी जनरेशन जो है वो बढ़ जाए और एनर्जी जो है वो हमको रिक्वायर्ड रहे। बट ये ना बहुत स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज मतलब बहुत अजीब है। अजीब क्यों है ये? अजीब इसलिए है क्योंकि इसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है, इसलिए ये खुद अपना प्रोटीन बनाता है। जैसा ये माइटोकॉन्ड्रिया अजीब है, प्लांट स्पीशीज़ में एक चीज़ और अजीब है जो कि प्लास्टिड अजीब है। प्लास से आप याद रखोगे प्लांट, प्ला से याद रखोगे प्लास्टिड, ठीक है। प्ला फॉर प्लांट्स एंड प्ला फॉर प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स और प्लांट्स में, ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में ही मिलते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक क्रोमोब्लास्ट और एक ल्यूकोब्लास्ट। ल्यूको वाइट होते हैं, जिंदगी बेरंग है, कलरलेस है। तो भगवान ने इनको क्या दिया कि यार तेरी ज़िंदगी कलरलेस है, तेरी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं है, तो चल तू प्राइमरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तू ले ले। तेरे में मैं स्टार्च भी देता हूँ, ऑयल भी देता हूँ, प्रोटीन भी देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, और तू उसे स्टोर करके रख। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर लाइफ की। और जिसमें क्रोमोप्लास्ट में, जिसमें कलर दिया, जिसमें पिगमेंट दिया, जिसका नाम क्लोरोफिल दिया, जिसको दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसमें ग्रीन, येलो, ऑरेंज हर तरह के रंग हैं। इसको काम दिया फोटोसिंथेसिस का, नौकरी दी इसको। इसको बोला तू कुछ स्टोर मत कर, तेरे को मैंने रंग दिया है, रंग सूरत दी है, तू फोटोसिंथेसिस का काम कर, ठीक है। इसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स है, मतलब ये खुद का क्या बनाता है, खुद की प्रोटीन सिंथेसिस करता है।
ठीक है। इसमें स्ट्रोमा होता है, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का आपने स्ट्रक्चर देखा था ना, आउटर स्ट्रक्चर जिसमें पोर्स वगैरह था, वैसे प्लास्टिड में बाहर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में ही धंसा हुआ रहता है, ऐसा स्ट्रोमा, ये मेम्ब्रेन है, इसमें स्ट्रोमा रहता है जिसमें पोर्स होता है या स्पेस होती है जिससे अंदर बाहर हो सकता है। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स के बारे में कुछ तो पता ही होगा आपको। वैक्यूल्स जो हैं मतलब कि क्या, सेल प्लांट में बड़े होते हैं, ठीक है, और एनिमल्स में छोटे होते हैं, पर ये ना या तो लिक्विड या सॉलिड दोनों फॉर्म्स में हो सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स में छोटे होते हैं, प्लांट्स में बड़े होते हैं। प्लांट्स में मेनली 50 to 90% जो सेल का वॉल्यूम है वो यही वैक्यूल्स ही करते हैं और सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं। सेल में, प्लांट सेल में देखना न्यूक्लियस साइड में होगा और बीच में आपको ये सेंट्रल वैक्यूल्स मिलेंगे, जैसे कि इस फोटो में अपन देखो न्यूक्लियस साइड में ढका हुआ है और ये सेंट्रली प्लेस्ड है वैक्यूल्स। क्यों? क्योंकि, और इसमें सेल सैप मतलब कि लिक्विड भरा होता है बेसिकली, ताकि ये प्लांट को टर्जिडिटी और रिजिडिटी दे सके, प्लांट को स्ट्रेंथ दे सके, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल स्टोर्ड रहते हैं। प्लांट को बहुत एडवर्सिटी से गुजरना पड़ता है, तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, तो ये सब उन सेंट्रल वैक्यूल्स में स्टोर्ड रहता है। अमीबा जो है वो, उसमें भी ना फूड वैक्यूल्स होते हैं। उनमें क्या करते हैं ना अमीबा, एंडोसाइटोसिस, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, एंडोसाइटोसिस से फूड को एनगल्फ करते हैं, ठीक है। तो वो फूड कहाँ रखते हैं कंज्यूम करके? फूड वैक्यूल्स, उसके लिए फूड वैक्यूल्स हैं, अलग से वैक्यूल है उसके लिए। एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, तो जो काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है ना बेसिकली हमारे इसमें एनिमल में या प्लांट में, कि सेल को बाहर, सेल के बाहर या अंदर वाटर को करना, तो वो काम कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल्स का होता है कि वाटर को, एक्सेस अगर वाटर है तो उसको सेल के बाहर या कुछ वेस्ट को बाहर करना सेल के। तो क्या इस पॉइंट पे हम आ गए हैं? तो वापस से एनसीईआरटी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप तुम मानते हो कि सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है? तो मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शनल, मतलब पूरी जो फंक्शनल है उसमें ऐसी एबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे से खुद से काम कर सकती है। एक सेल जो है ना, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर, सारे काम खुद से कर सकती है, स्ट्रक्चरली फंक्शनल है इस तरीके से करने के लिए। सो येस, इट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जैसे प्लांट सेल्स की हमने बात करी, एनिमल सेल है ये, तो एनिमल सेल की अपन बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रियोल्स हैं, देखो कैसे छोटे छोटे से हैं। ये लाइसोसोम्स है जिनको हमने सुसाइड बैग्स बोला था, बलिदान। ये राइबोसोम्स हैं, और ये राइबोसोम्स किन के ऊपर रहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। 4R से हमने डिनोट किया था, 4R। 4R का हम रिवीजन करेंगे, क्या है? राइबोसोम्स, एक R राइबोसोम्स, ठीक है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और एक प्रोटीन का R, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसका खुद का ओन प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप है, खुद का मेम्ब्रेन वगैरह है इसकी। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये क्या करता है? फैट और लिपिड्स और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। किसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है? पॉइजन्स या ड्रग्स का। ये क्लास, ये चैप्टर 7 में अपन पढ़ेंगे, लिवर चैप्टर में, ठीक है। और ये गोल्गी अपैरेटस है, क्या करता है? मेनली स्टोरेज और टैगिंग, मतलब अभी तो मैं टैगिंग, मैनोज 4 फॉस्फेट की टैगिंग ये आप एमबीबीएस लेवल में पढ़ोगे, बट बेसिकली स्टोर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और ये और ये ही, इसमें ही लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं, तो प्लांट सेल्स क्या है? इसमें क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, तो दिस इज प्लास्टिड्स। एक तो इसमें है खुद का डीएनए, ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स,
और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं यहाँ, ये सेंट्रली आपको दिख रहा है वैक्यूल्स, इसमें सब स्टोर्ड है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और शुगर्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये लाइसोसोम्स, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। इसके ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप दिख रहा है यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी apparatus एंड सेल वॉल, और एडजेसेंट सेल वॉल भी है, मतलब ये दूसरे सेल की सेल वॉल है, ऐसे चिपकी चिपकी, ठीक है। अब अपन सेल डिवीजन पे आ जाते हैं। सेल डिवीजन बेसिकली है ना, नई सेल बनाने के लिए होता है। सेल डिवीजन मतलब कि नई सेल बन रही है, तो नई सेल ये तो दो तरीके से बन सकती है, या तो सेल जो है वो डैमेज हो गई है तो सेल रिपेयर के लिए ज़रूरी है, या सेल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। एक ये प्रोसेस हो गई, और एक ये प्रोसेस हो गई कि सेल को रिप्रोड्यूस करना है, नई प्रोजेनी बनाना है, नया ऑफस्प्रिंग बनाना है, तो उसके लिए एक मतलब रिप्रोडक्शन हो गया, या उसके लिए एक सेल बनाना हो गया, ठीक है। तो अपन ये बहुत ही लेम मतलब बहुत ही एकदम ऐसा फुलिश सा है। सो देखो, आप है ना सबसे पहले मियोसिस याद कर लो। मियोसिस, मियोसिस मतलब कि मियाऊ, मियोसिस को आप तोड़ दो मियाऊ में, मियाऊ, मियाऊ मतलब क्या है, कैट, और कैट क्या करती है, कैट को क्या करना है, रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है। कैट वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस बेबीज, ठीक है, कैट को बेबी करना है। तो जब भी बेबीज करने हैं, रिप्रोड्यूस करना है सेल को, नए गेमेट्स बना के ऑफस्प्रिंग बनाना है, गेमेट्स फ्यूज होंगे, ऑफस्प्रिंग बनाना है, तो क्या होगा, मियोसिस होगा, मियाऊ बिल्ली। और माइटोसिस उसका अपोजिट, सेल को रिपेयर करना है, ग्रोथ करना है, तो क्या होगा, माइटोसिस। अब माइटोसिस हम बहुत ईजिली बहुत आसानी से समझेंगे। मान लो कि ये आपका लिवर है, ठीक है, और लिवर में ऐसी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस रिजुविनेट कर लेते हैं, रिजुविनेशन करते हैं। तो अब मान लो कि ये लिवर सेल्स है और लिवर डैमेज हो गया किसी का, ठीक है, ग्रेड 1 फैटी लिवर है, लिवर डैमेज होने की स्थिति पर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि जो सेल्स हैं वो खुद की सेल्स बनाएगी। अब ये है 2n, 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 2n को हम बोलते हैं डिप्लॉइड, डी, डी, डी मतलब डाई, दो, और हैप्लॉइड मतलब हाफ, हाफ, ये हाफ 1 है, ठीक है, 2n का आधा n, सो हैप्लॉइड। मियोसिस में है, अपन इसको समझेंगे हैप्लॉइड, सॉरी डिप्लॉइड, ठीक है, तो 2n है, तो अगर ये 2n है तो ये बनाएगा इसका खुद का आइडेंटिकल फोर से 2n, ठीक है, 2n, तो ही तो लिवर सेल होगी। अगर आप समझो इसने बना दिया n, तो ये तो अलग सेल हो गई, तो लाइसोसोम्स आएंगे, इन पे अटैक करेंगे, इन्हें खा जाएंगे। इसीलिए जब सेल रिपेयर होती है या ग्रोथ कर रही है तो उसको आइडेंटिकल बनाना है, और आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाने हैं मदर के क्रोमोसोम से सेम सिमिलर बनाने हैं। तो अगर मदर का क्रोमोसोम 2n है तो ये भी क्या बनेंगे, 2n, 2n मतलब कि इसमें हर सेल जो है वो मदर सेल की तरह, हर डॉटर सेल मदर सेल की तरह काम कर रही है। जैसे ये अब अपन स्क्रीन पे देखेंगे, जैसे मदर सेल है, इस ये है 2n, ठीक है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं इसमें। तो जो माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स होंगी वो भी 2n होंगी दोनों, और अगर हम सिर्फ इसका हाफ देखें अगर, तो ये भी दो डॉटर सेल्स बनाएंगी जिनका 2n और 2n होगा, ठीक है, तो ये मदर सेल की तरह काम करेगी। अगर हम इसको देखें तो ये भी दो डॉटर सेल बनाएगी जो 2n होंगे, और ये भी मदर सेल की तरह काम करेगी। मतलब हर जनरेशन में हर स्टेप पे जो डॉटर सेल्स हैं वो हर डॉटर सेल्स मदर सेल्स की तरह काम कर सकती हैं, क्योंकि ये डॉटर सेल्स आइडेंटिकल होती हैं, दे आर
आइडेंटिकल डॉटर सेल्स एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मदर सेल, इसलिए ईच सेल इज मदर सेल। हर सेल मदर सेल है, क्यों? क्योंकि सेम क्रोमोसोम्स है, आइडेंटिकल है। समझ गए? तो ये है हमारा माइटोसिस। हमने अभी बिल्ली के बारे में नहीं पढ़ा, बिल्ली को बेबीज चाहिए तो अभी हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा, हमने माइटोसिस पढ़ा। अब बिल्ली के बारे में पढ़ते, बिल्ली को चाहिए बेबीज, ठीक है? तो हमने मियाऊ को चाहिए क्या? कैट को क्या मियाऊ, मियाऊ को मतलब कैट, इसको क्या चाहिए? बेबीज चाहिए। तो अब इसमें अपन बात करते हैं। मदर सेल है 2n, दैट इज डी, डाई मतलब दो, डिप्लॉयड, ठीक है? अब ये है बिल्ली, ठीक है? अब बिल्ली ने बोला कि यार मैं तो मुझे तो बेबीज करने हैं, तो ये बिल्ला आया, बिल्ले ने बोला ठीक है बेबीज करते हैं। अब बिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ईगो में है। तो बिल्ली ने बोला कि ठीक है, मैं तो, मेरे जितने क्रोमोसोम्स है 2n, मैं तो 2n के 2n ही इसमें करूँगी। बिल्ले ने बोला ठीक है भाई, अगर तू 2n दे रही है क्रोमोसोम्स तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी 2n दूंगा। तो जनरेशन क्या बन जाएगी? 4n। 4n नाम सुना, ये तो कुछ और ही बन गई ना। तो अब बिल्ले ने कहा कि अपना ईगो साइड करो, दूसरा वर्जन बनाओ। तो इसने क्या किया? अपने क्रोमोसोम्स को हाफ किया, आधा बिल्ली ने दिया, आधा बिल्ले ने दिया और बनाया 2n। तो n बिल्ली से आया, n बिल्ले से आया, बना 2n। तो जो हर गैमेट जो बन रहा है, गैमेट जो है वो फ्यूज होता है। तो मेल गैमेट अलग है, फीमेल गैमेट्स अलग है, ठीक है? तो दोनों के nn बनेंगे, फ्यूज होंगे और 2n बनेंगे, जो कि नॉर्मल जनरेशन है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिनको नहीं समझ आया उनके लिए ये पेज है थैंक यू वाला, इसमें एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? ये कैट फीमेल है, फॉर ऑल द कैट लवर्स आउट देयर, ओके? और ये कैट मेल है, इसका 2n है, इसका भी 2n है। कैट ने जिद्दी करी कि नहीं मैं तो 2n ही डॉटर सेल्स करूँगी। मेल कैट ने बोला मैं भी 2n करूँगा। जब ये दोनों फ्यूज हुए तो बन गई 4n। पर ये तो कैट नहीं है, ऐसी तो कोई स्पीशीज ही नहीं है, ठीक है? इसीलिए बिल्ले ने बोला कि ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक हम मियोसिस करते हैं, मियाऊ करते हैं। हम एन हैप्लॉइड मतलब हैप्लॉइड मतलब हाफ हम बनाते हैं। तो ये दोनों ने जब हाफ हाफ बनाए और इनका फ्यूजन किया तो 2n, दैट इज अ कैट बना। ओके, सो दिस इज कैट। तो मियोसिस जो है, ठीक है, इसमें 2n से n और n, मियाऊ ने आधा आधा बनाया, ठीक है? और ये आइडेंटिकल नहीं है, सो आइडेंटिकल नहीं है, सेम क्रोमोसोम्स नहीं है। तो हर सेल मदर सेल नहीं है, हर सेल मदर सेल नहीं है। एक बड़ी एक छोटी होती है। आप जब 10th में या 11th में अगर इसे पढ़ोगे, मुझे पता नहीं है 11th में होगा शायद, स्पर्मेटोजेनेसिस, जूजेनेसिस, कैसे गेमेट्स वगैरह बनते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो मियोसिस है उसमें जो फीमेल होती है, जो माँ के पेट में होती है ना, जो फीमेल, तो मियोसिस 1 हो जाता है। तो जो मियोसिस 1 होता है उसमें रुक जाती है सेल्स। फिर जब प्यूबर्टी आता है ना फीमेल का, तो मियोसिस 2 मतलब चालू हो जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मियोसिस 2 पूरा कंप्लीट हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है और बच्चा मतलब बच्चा हो जाता है, ठीक है? सो दिस इज n एंड दिस इज n। फिर उसके बाद जो मियोसिस सेकेंड है उसमें आप बोलोगे n/2 होना चाहिए, तो नहीं, n/2 नहीं होगा। आप मदर सेल देखो, मदर सेल इसकी मियोसिस 1 वाली, ये मदर सेल है क्या? मदर सेल ये नहीं है, मदर सेल यही है। तो इस मदर सेल से अगर आप इसको देखो तो इसका n ही होगा, दिस इज n, दिस इज n,
एंड दिस इज n। तो आपको इसको मदर सेल से देखना है। अगर आप इसको मियोसिस 1 के उससे देखोगे ना तो आप n/2 ही करोगे, पर n/2 करके ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू हैव टू लुक द मदर सेल इन दिस। ओके, सो यू हैव टू लुक सॉरी, so you have to look for the mother cell। मदर सेल 2n है तो यहाँ n होगा, n होगा, n होगा, n होगा। हर सेल मदर सेल की तरह एक्ट नहीं कर रही है इसमें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस। देखो 9th के लेवल पे इतना ही है। और एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।